ये फ्राइडे चैलेंज वो छोटा सा एग्जाम है जो मैं अपनी मंडली के सदस्यों को हर शुक्रवार को देता हूँ। एक वाक्य बता देता हूँ और उसी वाक्य से शुरू करके 6 अलग अलग राइटर्स को लिखनी होती हैं 6 नन्ही कहानियां। इस बार का असाइनमेंट था कि इस वाक्य से कहानी शुरू करनी थी। मैं जानता था उसे, उस चेहरे को पहचानता था मैं। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य एकता नाहर ने किस तरह इसी वाक्य से शुरू करके लिखी है एक नन्ही कहानी, वो चेहरा। मैं जानता था उसे, उस चेहरे को पहचानता था मैं। हाँ, वही चेहरा, एकदम वही। साथ बिताया हुआ भूला जा सकता है, लेकिन साथ जिया हुआ कोई कैसे भूले। अगर दुनिया गोल ना होती तो जो छूट जाता वो छूट ही जाता ना। शायद कभी हम घूमकर वापस वहां नहीं पहुंचते। मैंने लैपटॉप पर आंखें गड़ा ली, लैपटॉप के उस हिस्से पर जहां सिद्धांत की फोटो थी। सोशल मीडिया पर सजेशन लिस्ट में उसका नाम देखकर यादें तूफान की तरह बिना दस्तक दिए दिल को बहा ले चलीं। वो मुझसे 5 साल छोटा था। बाहर वाले पार्क में हम दोनों को मम्मी पापा के बिना जाने की इजाज़त तो थी नहीं, इसलिए मम्मी पापा जब ऑफिस चले जाते तो हम कभी पापा के जूतों से खेलते तो कभी मम्मी के दुपट्टे से। 10 साल का था सिद्धांत। एक दिन जब मैंने उसे मम्मी की लिपस्टिक, बिंदी लगाकर और दुपट्टा ओढ़े ड्रेसिंग टेबल के कोने में छिप कर बैठे देखा था। मैंने मम्मी से उसकी शिकायत कर दी थी, लेकिन मम्मी ने उसे डांटा कहाँ था, बल्कि कितना हंसी थी और उसे गोद में बिठाकर उसके गालों को जोर से खींचते हुए कहा था, अले ले ले मेरी गुलिया लानी। और फिर हम दोनों का साथ में फोटो खींचकर पापा को भी भेजा था। जिंदगी के पुराने पल तस्वीरों में रह जाते हैं, पर वो एक पल मेरे साथ साथ मुझसे बेखबर चल रहा था। उस दिन कॉलेज से मैं जल्दी आ गया था और जो देखा उसके लिए न मेरी आंखें तैयार थीं न मैं खुद। 16 साल का सिद्धांत, मेरा भाई, एक बार फिर अपने आसपास मम्मी की साड़ी लपेटे, होठों और गालों पर गुलाबी रंग लगाए आईने के सामने बैठा था। सिद्धांत, क्या है ये सब? मेरे हाथों से कॉलेज का बैग छूट गया था। भैया आप बैठो इधर, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, उसने हड़बड़ा कर साड़ी को एक तरफ करते हुए कहा। मैं लड़कियों की तरह महसूस करता हूँ भैया। मैं शरीर से लड़का हूँ, लेकिन मैं कभी खुद को एक लड़के की नज़र से देख ही नहीं पाता। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। बस करो सिद्धांत, मम्मी पापा को पता चलेगा तो। मैंने गुस्से से उसे देखते हुए अपने हाथ से उसका हाथ एकदम से छुड़ा लिया और सीधे जाकर मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। और उस दिन मम्मी का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। हमने कई दिनों तक उससे बात ही नहीं की। मेरी तरह उन्हें भी अपने स्टेटस की परवाह थी, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, समाज की। 16 साल का ये बच्चा क्या महसूस कर रहा है हमने नहीं सोचा। हम सब कितने खुदगर्ज हो गए थे। फिर एक दिन कमरे में न उसका सामान था न वो खुद। कोई चिट्ठी, कोई नोट, कुछ भी नहीं था। पापा ने गुस्से में कहा था, जाने दो, खुद लौट के आ जाएगा। लेकिन वो नहीं आया। हमने शहर बदल दिया और मैंने सबसे कहना छोड़ दिया कि मेरा कोई भाई भी था। इतने सालों में किसी ने उसकी कोई सुध नहीं ली, मैंने भी नहीं। लेकिन आज उसकी फोटो देखकर लगा कि अतीत को भूलना आसान है, पर कभी उससे सामना हो जाए तो कितना मुश्किल। उसकी प्रोफाइल खोली, सिद्धि सक्सेना, वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। हंसती मुस्कुराती, जीन्स टॉप में, लंबे बाल, काजल, लिपस्टिक। उसके और भी कई फोटोज थे, नारी रूप में, वैसे ही जैसे वो होना चाहता था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी। फोटो को डेस्कटॉप पर सेव करते हुए मेरी आंखें भीग गईं। दिल उससे माफी मांगना चाहता था, उसी चेहरे से जो मेरा अपना था, किसी भी रूप में। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो चेहरा। मैं जानता था उसे, उस चेहरे को पहचानता था मैं। लाइब्रेरी में मुझसे थोड़ी ही दूर खड़ी लड़की अलका ही तो थी।
इतने साल बाद उसे सामने देखकर मेरी धड़कनें जरा तेज हो गईं। एक बेसबब मुस्कुराहट होंठों पर खिलाई। मुझे कॉलेज का वो दिन याद आ गया जब पहली बार उसे देखा था। उसका नीला दुपट्टा, खामोशी में भी बातें करती उसकी आंखें। पहली नजर में ही मैं अपना दिल हार बैठा था। कॉलेज के 3 साल मेरे हिस्से के आसमान में उसके इश्क का गुलाबी रंग छाया रहा, पर उसके लिए मैं हमेशा एक सामान्य सा दोस्त ही रहा। वो कभी जान ही नहीं पाई थी मेरे दिल की बात, और मैं कभी कह भी तो नहीं पाया। आज इतने साल बाद भी मैं जाकर उससे मिलने की, बात करने की हिम्मत कहाँ जुटा पा रहा था। मैं पूरे 4 साल बाद अपने शहर लौटा था। अगर काम से फुर्सत मिलती तो यहाँ आने के कितने कारण थे मेरे पास। पुराने दोस्त, मेरी अनकही मोहब्बत अलका, और एक अजनबी लड़की से शुरू हुआ खतों का सिलसिला भी। वो जून की दोपहर थी। मैं शहर की इसी पब्लिक लाइब्रेरी में बैठा शरत चंद्र का उपन्यास पढ़ रहा था। तभी एक पन्ने पर मेरी नजर अटक गई। वहां पेंसिल से लिखा था, जिंदगी बड़ी चुप सी रहती है ना। मुझे जरा छू गई थी ये बात। मैंने लिख दिया था, तो चलो हम ही कुछ बात करते हैं, क्या पता इसकी चुप्पी टूट जाए। कुछ दिनों बाद उसी किताब में मुझे एक और खत मिला था। मेरी बात के जवाब में लिखा खत किसी लड़की का। मैंने फिर एक खत लिख के उसी किताब में छोड़ दिया था, और ये सिलसिला चलता रहा। मैं कभी कभार उस किताब में खत छोड़ना भूल भी जाता, लेकिन वो कभी नहीं चूकती थी। करीब 4 महीने बाद एक रोज उसके खत में लिखा था, मैं शायद तुम्हें चाहने लगी हूँ, मिलना चाहती हूँ। शनिवार दोपहर 4 बजे। मेरे हाथ में शरत चंद्र की किताब होगी, तुम पहचान जाना। मैंने न उस खत का जवाब दिया था, न मिलने गया था। जानता हूं उसे ठेस पहुंची होगी, पर मैं क्या करता। मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाया था। मैं अलका से प्यार करता था, अब भी करता हूं, पर डरता हूं। जिंदगी से भरी ये लड़की मुझ जैसे बोरिंग इंसान को क्यों पसंद करेगी। आज इतने साल बाद मैं इस लाइब्रेरी में आया तो यूं ही वो खतों वाली किताब खोजने लगा। सब याद करते हुए मैंने पूरी शेल्फ छान मारी। आशीष, तुम यहाँ? आवाज सुनकर मैं पलटा तो देखा अलका खड़ी थी। वही बातूनी आंखें और जादू सी मुस्कुराहट। मैंने सहज होने की कोशिश करते हुए कहा, अलका तुम यहाँ लाइब्रेरी में? हाँ, अजीब है ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ अधूरा रह गया इस लाइब्रेरी में। बार बार देखने चली आती हूँ कि क्या पता अब, कहते हुए उसकी आंखों में गहरी उदासी उतर आई। तभी मेरी नज़र उसके हाथ में पकड़ी किताब पर पड़ी। उसके हाथ में वही शरत चंद्र की किताब थी। ये किताब, मैंने कहा तो वो बोली, बहुत ख़ास है, यूं समझो सब इसी किताब में है। मैं हैरान रह गया। मतलब वो खतों वाली लड़की अलका थी। तुम बताओ कैसे हो, कहाँ हो आजकल? न कॉलेज ग्रुप में हो, न कोई कांटेक्ट। वो बोलती जा रही थी और मैं एक टक उसे देख रहा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा हूँ, बहुत अच्छा, देता हूँ अपना कांटेक्ट नंबर। आज सालों बाद मुझे एक और खत लिखना था, खत जो उसके नाम से शुरू हो और मेरे नाम पर खत्म। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य दीपक उपाध्याय ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो चेहरा। मैं जानता था उसे, उस चेहरे को पहचानता था मैं, उस हल्के लाल रंग की किताब के पीछे छपे लेखिका के चेहरे को, और उस नाम को भी जो ठीक उसकी तस्वीर के नीचे लिखा था। जब मैंने रोज की तरह दफ्तर जाने वाली बस में अपने ठीक सामने बैठी उस लड़की के हाथों में वो किताब देखी तो मेरी आंखें उस चेहरे और उस नाम पर ठहरी की ठहरी रह गईं। एक्सक्यूज़ मी बेटा, क्या मैं 2 मिनट के लिए किताब देख सकता हूँ? मैंने उस लड़की से कहा तो उसने जी अंकल श्योर कहते हुए वो किताब मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने पलट कर देखा तो कवर पेज सुंदर गुलमोहर के पेड़ से सजा हुआ था। दूधिया रंग में लिखा था, आमेदार स्वप्नों, लेखिका मौमिता घोष। मेरे पैर डगमगा गए।
मैं उस किताब और लेखिका के नाम को अपनी उंगलियों के पोर से महसूस करता हुआ 25 साल पीछे जाकर मौमिता की आगोश में जा गिरा, जब मैं कॉलेज के पीछे वाले पार्क में बैठा उसके मुलायम गालों पर अपनी उंगलियां घुमाया करता और वो मेरे बालों से खेलती हुई मुझे बांग्ला कविताएं सुनाया करती। अंकल, मेरा स्टॉप आ गया। उस बच्ची ने किताब वापस मांगी तो मैंने अनमने मन से किताब वापस कर दी। मैं अब भी अपनी हथेलियों में उस किताब का स्पर्श महसूस कर पा रहा था। उस किताब को पढ़ने की बेचैनी में मैं इंटरनेट पर उसकी छानबीन करके बीच में ही कहीं उतर गया। इंटरनेट से पता किए गए बुक स्टोर में जाकर देखा तो वो किताब मेरे सामने थी। मैंने किताब खरीदी और बुक स्टोर के ही कॉफ़ी शॉप में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने किताब खोलकर शब्दों पर अपनी उंगलियां फिराईं तो मुझे लगा जैसे मैंने मौमिता के गालों को फिर से छू लिया हो। किताब से निकलती खुशबू मुझे उसी खुशबू का एहसास करा रही थी जो उसके बालों में सजे हर श्रृंगार के फूलों से आया करती थी। कवर पेज पर छपा गुलमोहर, किताब का नाम, किताब में लिखे हर शब्द, हर किरदार में बस मैं और उसका मुझे हर पल याद करना छिपा था। वो सपने छिपे थे जो हमने कभी साथ में देखे थे। बाबा ने मेरा एडमिशन दिल्ली में करवा दिया है। मैं 3 साल वहीं हॉस्टल में रहूँगा, चिट्ठी लिखता रहूँगा। मैंने उस रोज़ कहा था तो वो सुबक सुबक कर रोने लगी थी। उसने मुझे 3 साल तक लगातार खत लिखे और मैंने शुरुआती कुछ खतों के बाद एक का भी जवाब नहीं दिया था। मैं व्यस्त हो चुका था अपने नए दोस्तों, अपनी नई जिंदगी में। मैं सब भूलकर आगे निकल चुका था। शुभाशीष, तुम देखना, मैं जब भी अपनी किताब लिखूंगी उसका नाम रखूंगी आमेदार स्वप्नों। उसमें सिर्फ हमारे सपनों का जिक्र होगा, वो जो हमने एक साथ इस गुलमोहर के नीचे बैठकर देखे हैं। उसने हमारे सपनों को जिंदगी दे दी थी, वो सपने जो शायद सिर्फ उसने अकेले ही देखे थे हमारे लिए। इतने सालों बाद भी मौमिता वो बात भूली नहीं थी, वो जो उसने एक रोज गुलमोहर के फूलों से नहाई लाल जमीन पर बैठकर अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर कही थी और मैं बस उसकी चमकती आंखों को देखता रह गया था। मैंने किताब के पीछे छपी तस्वीर को करीब से देखा। मौमिता की कही ये बातें सनसनी की तरह मेरे जहन में दौड़ गईं। मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा जब मैंने उसकी किताब ढूंढ ली तो उसे भी ढूंढ लूंगा। उन सारे खतों के जवाब मुझे देने होंगे जिन्हें मेरा स्पर्श भी नसीब नहीं हुआ। मेरे शब्द उन खतों के कर्जदार हैं और वो गुलमोहर भी जिसकी लाल छाया में हमने बुने थे आमेदार स्वप्नों। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो चेहरा। मैं जानता था उसे, उस चेहरे को पहचानता था मैं। ये वही चेहरा था जो हर रोज मेरे ख्वाबों में आता था। ये वही चेहरा था जो मुझे चांद सा लगता था, जिसके लिए मैं शायर बना फिरता था। रोज इंटरनेट की गजलों वाली साइट्स खंगालता और एक शेर खोज निकालता जो उसके चेहरे को बयां करता, जो उससे मेरी मोहब्बत को बयां करता। अभी भी याद है मुझे, वो उस दिन दूसरी दफा दिखी थी और मैंने शेर पढ़ा था इब्ने इंशा का। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। वो शर्मा गई थी जैसे चांदनी छिटक गई हो गालों पर, सितारे उतर आए हों आंखों में। वो मेरे घर से जरा दूर अगली गली में रहती थी। नूर, नाम भी कितना शायराना था उसका। उसके पापा सरकारी नौकरी में थे। वो बड़े स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उससे क्या, मोहब्बत कब छोटा बड़ा देखती है। या मैं गलत था, नहीं जानता, पर कैसी दीवानों सी चाहत थी मेरी। स्कूल जाते हुए मुझे वो पहली दफा बस स्टैंड पर मिली थी। नजरें अटक गई थी, जैसे दिल को मोहब्बत जैसा कुछ एहसास हुआ था, वो भी पहली नजर वाली मोहब्बत। मैं कॉलेज के दूसरे साल में था और पढ़ाई लिखाई छोड़कर नूर के घर की गलियों के फेरे करने लगा था। कागज पर शायरी लिख लिख कर उसको पकड़ाने लगा था और वो कैसे घबरा के पर्ची अपनी मुट्ठी में भींच लेती। एक रोज मैंने उसे बशीर बद्र का शेर लिख भेजा।
कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। मैं अब उससे मिलना चाहता था, मोहब्बत जताना चाहता था। और उस रोज शाम को वो स्कूल से लौट रही थी तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी कनपटियां लाल हो गई थीं। उसने झटके से खुद को छुड़ाया और भाग गई। मैं रात भर अपनी हथेलियों में उसके इत्र की महक महसूस करता रहा। मैं बावरा हो रहा था, लगा दौड़कर पहुंच जाऊं उस तक, पा लूं उसे। और अगले दिन मैंने उसका सचमुच रास्ता रोक लिया। मैं कुछ कहता इससे पहले वो मेरे करीब आई और उसने उसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं सन्न खड़ा रह गया। गुस्से से मेरे भीतर ज्वालामुखी सा उबलने लगा था। मेरी मोहब्बत का ये जवाब? नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। ऑर्डर ऑर्डर। बताइए नूर, क्या आप पहचानती हैं इस चेहरे को? एक सख्त आवाज से मैं वापस वर्तमान में लौट आया। सामने खड़ी नूर ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और हौले से बोली, हाँ यही है वो। मैंने अपनी गर्दन झुका ली। नूर का जाना पहचाना चेहरा और नहीं देखना चाहता था। एसिड से जले उसके बुरी तरह बिगड़े झुर्रीदार चेहरे पर टिकी दो आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। कुछ महीनों बाद उसी कोर्ट रूम में मेरे कान में जज की आवाज गूंज रही थी, राजेश सोलंकी, धारा 326A के तहत आपको नूर अंसारी पर एसिड फेंकने के जुर्म में। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अंकिता वर्मा ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो चेहरा। मैं जानता था उसे, उस चेहरे को पहचानता था मैं। सोसाइटी के पार्क में बेंच पर अकेले बैठे वो घनश्याम मेहता थे, मगर इस नाम से शायद ही उन्हें यहाँ कोई जानता था, खासकर बच्चे। वो मेहता अंकल थे, हमेशा गुस्सा करने वाले, मम्मी पापा से उनकी शिकायत लगाने वाले मेहता अंकल। मैं कॉलेज से दिवाली की छुट्टियों में घर आया हुआ था। बैल्कनी में टहलते समय मेरी नज़र पार्क में बैठे मेहता अंकल पर आकर टिक गई। कितने बूढ़े और बीमार लग रहे थे वो, और शायद उदास भी। मेहता अंकल हमारी ही बिल्डिंग के नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करते थे। वो अकेले ही रहते थे। उनकी बीवी सालों पहले गुजर चुकी थी। बस उनका कुत्ता शेरू था जो उनकी परछाई बनकर हमेशा उनके आगे पीछे घूमता रहता। चाहे पार्क में टहलना हो या बाजार से दूध लाना, शेरू कहीं भी उन्हें अकेला नहीं जाने देता। उस दिन उन्हें बिना शेरू के पार्क में बैठे देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वहीं पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कि तभी बॉल जोर से मेहता अंकल की टांग में आकर लगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मुझे पता था अब बच्चों की खैर नहीं है, मगर फिर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब उन्होंने वो बॉल बच्चों को डांटे बिना वापस कर दी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे वो पुराने वाले मेहता अंकल ना हो बल्कि कोई और हो। 10 साल पुरानी बात मेरे जहन में घूमने लगी। सोसाइटी के सब बच्चे हर शाम इसी पार्क में क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन बॉल उनकी बालकनी में जा गिरी। हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर जाकर बॉल मांग आए। हमें पता था कि वो पहले डांटेंगे, फिर घर वालों से शिकायत लगा देंगे। इसलिए हमने उनकी बालकनी से सटे पेड़ पर चढ़कर वहां से बॉल निकालने का प्लान बनाया। बॉल मैं लाने वाला था। प्लान भी कामयाब ही होने वाला था, मगर जैसे ही मैं पेड़ से बालकनी में उतरने लगा, मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम से दूसरी मंजिल से जमीन पर गिर गया। चोट बहुत आई थी। मुझे अगले दिन होश आया था और कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। मम्मी, ये मेहता अंकल अकेले क्यों बैठे हैं पार्क में? शेरू कहाँ है? अरे बेटा, मैं बताना भूल गई तुम्हें, बेचारा शेरू रहा नहीं अब। मुझे दिल में गहरा दर्द महसूस हुआ। मेहता अंकल गुस्सैल जरूर थे, लेकिन शेरू को सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलने दिया करते थे और शेरू हम सब का चहेता था। फिर ये सोचकर और भी बुरा लगा कि वो शेरू के बिना कितने अकेले पड़ गए होंगे। अब इस उम्र में मैं उनका अकेलापन समझ सकता था। अगले दिन दिवाली थी और मैं मेहता अंकल के दरवाजे के सामने खड़ा था, उसी बालकनी के नीचे जहां से मैं गिरा था। और उस दिन मेहता अंकल मेरी आवाज सुनकर बाहर निकल आए थे। मेरी हालत देखते ही फौरन अस्पताल लेकर गए थे।
मेरी जान बचाई थी और आज आज मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। मेरे डोरबेल बजाने पर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, हैप्पी दिवाली अंकल, और उनकी ओर एक छोटा सा पपी बढ़ा दिया। अंकल ने झट उसको अपने झुर्रीदार हाथों में छुपा लिया। उनकी आंखें छलक उठीं। वो भर्राए गले से बोले, थैंक यू। मैं भी उनके साथ बुदबुदाया, थैंक यू अंकल, थैंक यू ऑलवेज। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले और आखिरी सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो चेहरा। मैं जानता था उसे, उस चेहरे को पहचानता था मैं। मोबाइल पर आई वो सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई धुंधली तस्वीर देखकर कलेजा बैठा जा रहा था। तभी लैंडलाइन बजी। पुलिस स्टेशन से कॉल था। मैंने फ़ोटो भेजी है, देखिए आपने, आधे घंटे पहले की है। आपकी बेटी बरखा को इस आदमी के साथ वर्ली नाके के सीसीटीवी में देखा गया है। आसपास के इलाके में छानबीन शुरू कर दी है, कुछ पता लगते बताऊंगा मैं। फ़ोन कट गया। इससे पहले कि मैं उस पुलिस ऑफिसर से कह पाता कि तस्वीर में मेरी 9 साल की बच्ची जो शाम से लापता है, उसका हाथ थामे आदमी को मैं जानता हूँ। वो ब्रिजेश है, मेरी बिल्डिंग का पुराना सिक्योरिटी गार्ड। वो ब्रिजेश जिसे 1.5 महीने पहले मैंने सोसाइटी चेयरमैन होने के नाते नौकरी से निकाल दिया था। सुबह 8 बजे से बिल्डिंग गेट पर बैठने की ड्यूटी थी उसकी, लेकिन हर तीसरे दिन लेट आता था। कभी कहता बेटी को स्कूल छोड़ने गया था, कभी कहता बेटी को पार्क घुमाने चला गया था। एक दिन तो हद हो गई। एक तो देर से आया, ऊपर से बेटी की बीमारी का बहाना बना के पैसे मांगने लगा। साहब वो बिटिया 3 दिन से अस्पताल में भर्ती है, बुखार में तप रही है साहब। अस्पताल होते हुए आए इसलिए देर। अच्छा साहब, थोड़ी मदद कर देते तो। मैंने उसी दिन उसे धक्के देकर बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया था। वो रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। मैंने बात अपनी पत्नी अर्चना को बताई तो वो सर पर हाथ रखकर धम से सोफे पर बैठ गई। हे भगवान, यानी ब्रिजेश बदला लेने के लिए। घबराई आवाज में कहते कहते वो रुक गई। फिर मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उसको इस तरह बेइज्जत करने की? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं। मेरी आंखों में आंसू और दिल में ब्रिजेश के लिए नफरत उमड़ रही थी। फौरन पुलिस स्टेशन वापस कॉल लगाया ताकि उन्हें ब्रिजेश की जानकारी दे सकूं। अभी फोन उठाया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो मैं चौंक गया। मेरी बेटी बरखा और उसके पीछे ब्रिजेश खड़ा था। बरखा! अर्चना ने बरखा को गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम बेटा? उसने चूमते हुए पूछा। मेरी नजर अब तक दरवाजे पर खड़े ब्रिजेश पर थी। बरखा सुबकते हुए बोली, मैं तो बस पार्क तक गई थी, फिर एक बारात निकली तो साथ साथ चलते हुए मैं रास्ता भूल गई। फिर एक बस में चढ़ी तो पता नहीं कहाँ छोड़ दिया उसने। थैंक गॉड ब्रिजेश भैया मिल गए। फिर पलटकर बाहर खड़े ब्रिजेश को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भैया। ब्रिजेश के बाल बिखरे, कपड़े मैले और चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मैं शर्म से गड़ा जा रहा था। मैंने शर्मिंदा लहजे में उसे अंदर आने को कहा। वो बोला, नहीं साहब, देर हो जाएगी, घर पहुंचना है। सुनो, मैंने झिझकती टूटती आवाज में कहा, चाहो तो वापस नौकरी पे आ जाओ। सच बताऊं तो मैं उसके पैरों में गिर जाना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन भर्राई आवाज बरखा से छुपाते हुए सिर्फ इतना कह पाया, देर से आओगे तब भी चलेगा। बिटिया को स्कूल छोड़ने के बाद आ जाना। वो एक पल को ठहरा और शुक्र अदा करने वाले लहजे में बोला, बिटिया तो साहब तभी अस्पताल में गुजर गई थी। फिक्र मत कीजिए, अब देर नहीं होगी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी, वो चेहरा।